लखनपुर गांव में तीन सगे भाई रहते थे। सबसे बड़े का नाम महेश था, मछली का नाम सोहन और सबसे छोटे भाई का नाम चंदन। समय बीतने के साथ तीनों का विवाह भी हो गया। पिता के निधन के बाद अब वह दिन आ गया था जब तीनों भाइयों को उनकी छोड़ी हुई संपत्ति का बंटवारा करना था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह बंटवारा केवल जमीन जायदाद का नहीं, बल्कि रिश्तों और भरोसे का भी होने वाला है। महेश बोला, देखो, मैं इस घर में सबसे बड़ा हूँ, इसलिए बंटवारे का काम मैं करूँगा। मुझे लगता है अब सबसे पहले हमें खेत का बंटवारा करना चाहिए, क्यों सोहन? सोहन बोला, हाँ भैया, जैसा आप ठीक समझे। अब तीनों भाई खेत का बंटवारा करने घर से निकल पड़ते हैं। अब बंटवारे में किसको क्या मिलेगा, ऊपर वाला ही जाने। फिर थोड़ी ही दूर चलने पर गांव का मुखिया मिल जाता है। अरे, आज कहाँ से सूरज निकला? तीनों भाई वो भी एक साथ, कहाँ चले? मुखिया जी, आज हम तीनों भाई मिलकर खेत का बंटवारा करने जा रहे हैं। मुखिया बोला, बंटवारा, वो भी मेरे बिना? अरे मुझे तो लेकर चलो। ये दोनों तो मुझे नहीं लेकर जाने वाले। चंदन, कम से कम तू तो बोल ही सकता है ना मुझे चलने को। चंदन बोला, क्यों? नहीं मुखिया जी, यह मेरे बड़े भाई पिता समान है, मेरा भला ही चाहेंगे और आपके बिना जो फैसला लेंगे सही ही लेंगे। आपकी वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है मुखिया जी। मुखिया बोला, ठीक है चंदन, भलाई का समाना तो है ही नहीं। तुम लोगों का घर का मामला है, तुम लोग जानो, मुझे क्या। इतना बोलकर मुखिया वहां से चला जाता है और कुछ देर बाद तीनों भाई खेत में पिता के द्वारा लगाए हुए सेब के पेड़ के नीचे पहुंच जाते हैं। लो भाई, हम लोग पहुंच गए खेत में। हाँ, तो अपने पास एक बड़ा खेत और एक मेड़ है और हम ठहरे तीन लोग। तो चंदन, हम दोनों बड़े भाई हैं, इसलिए खेत में हम दोनों भाइयों का हिस्सा होगा। जो मेड़ बचती है वो आती है चंदन तुम्हारे हिस्से में। सोहन बोला, मुझे स्वीकार है भैया, मुझे स्वीकार है, यह तो बहुत अच्छा निर्णय है। चंदन चुपचाप सोचने लगा, खेत ना सही, पर घर का बंटवारा जरूर मेरे पक्ष में करेंगे भैया। तभी महेश बोला, कहो चंदन, चुप क्यों हो? तुम्हें तो कोई आपत्ति नहीं है ना? चंदन बोला, नहीं नहीं भैया, आप बड़े हैं, जो करेंगे सही करेंगे, यह निर्णय मुझे मंजूर है, कोई आपत्ति नहीं है। महेश बोला, तो अब बारी आती है पिताजी के लगाए हुए इस सेब के पेड़ की। सेब का पेड़ एक है और हम तीन, इसलिए ऊपर से आधा सेब का पेड़ मेरा होगा और आधा सेब का पेड़ सोहन का होगा। उसके बाद जो जड़ बचती है तो वो होगी चंदन की। कहो, मंजूर है दोनों को? सोहन बोला, हाँ हाँ भैया, यह भी बहुत अच्छा फैसला है और आपका यह फैसला भी मुझे मंजूर है। चंदन बोला, मुझे भी मंजूर है भैया, मैं तो भला सबसे छोटा हूँ, आप लोगों की बात कैसे टाल सकता हूँ? मंजूर है मुझे भी। महेश बोला, ठीक है, अब बारी है घर के बंटवारे की। चलो, अब घर चलते हैं। हाँ भैया, हाँ, चलो चलो। इसके बाद तीनों भाई खेत से चल पड़ते हैं। लो भाई लो, समय आ गया घर के बंटवारे का भी। किसी को कुछ बोलना है तो बेझिझक बोल सकते हो, और मेरे पिछले फैसलों से किसी को कोई आपत्ति तो नहीं? पहले ही बोल दो। चंदन बोला, नहीं नहीं भैया, ये कैसी बात कर रहे हैं? आप तो हमसे बड़े हैं, जो निर्णय लेंगे सही ही लेंगे। महेश बोला, तो फिर ठीक है, अब बारी है इस घर की। तो इस घर में चार कमरे हैं और हम ठहरे तीन भाई। अगर हम तीनों भाई एक एक कमरे रखते हैं तो एक कमरा बच जाएगा। फिर हम तीनों भाइयों के बीच इस कमरे के लिए होगा झगड़ा। तो मेरा निर्णय यही निकलता है कि इनमें से दो कमरे मेरे और दो कमरे सोहन के होंगे, और जो इनकी छत बची है वो हो जाएगी चंदन के हिस्से में। महेश के इस फैसले से चंदन बहुत दुखी हो जाता है, फिर भी बड़े भाई का फैसला पत्थर की लकीर मानकर कुछ नहीं कहता और चुपचाप सह लेता है। महेश बोला, सोहन, सब चीजों का तो बंटवारा हो चुका है, अब मेरे ख्याल से और कुछ नहीं बचा। अरे नहीं भैया, घर, खेत और पेड़ के बाद एक जरूरी चीज का बंटवारा करना तो आप भूल ही गए, सच में। अरे सोहन, वो क्या चीज है जिसको मैं भूल गया? हम अब जरा याद दिला दो, क्या भूल गया? सोहन बोला,
भैया पिताजी ने हम तीनों भाइयों के लिए पैसों की एक पोटली भी तो छोड़ी थी ना, उसे कैसे भूल गए आप? अरे हाँ रे, हाँ याद आया याद आया। कहाँ रखी है वो पोटली? लेकर तो आ जरा। उसका भी आज खेल खत्म ही कर देते हैं। जा फटाफट लेकर आ। हाँ भैया हाँ, मैं अभी लेकर आता हूँ पोटली। और थोड़ी देर बाद एक मटका उठाकर बाहर ले आया सोहन। फिर उसे फोड़ता है तो उसमें कुछ सिक्के निकलते हैं, जिनमें कुछ नए सिक्के थे और कुछ पुराने जमाने के खोटे सिक्के थे। अरे अरे देखो भैया, इसमें तो दो प्रकार के सिक्के हैं। एक जो अभी वर्तमान में चल रही है, और दूसरे सिक्के जो हमारे दादा के दादा वाले जमाने के हैं, जो कि बेकार धातुओं के बनाए हुए हैं। भैया, तो अब इन सिक्कों का कैसे बंटवारा करोगे? बात तो तेरी बिल्कुल सही है, यह तो बड़ी समस्या हो गई। तो सुनो, इनमें से जितने भी सिक्के अभी चल रहे हैं, उन सिक्कों का हम पर हक है। सोहन मेरा और तुम्हारा होगा। और चंदन छोटा है, इसलिए जो सिक्के बहुत पुराने हैं वो चंदन के होंगे। इस तरह दोनों बड़े भाई घर खेत तो ले ही चुके थे और पैसे भी ले लेते हैं। बेचारे चंदन के पास कुछ नहीं बचता। तब चंदन बोला, भैया आप दोनों ने तो सारे रुपए पैसे ले लिए और मुझे दिए हैं, तो वो भी यह खराब खोटे सिक्के। ठीक है भैया, अगर मेरी तकदीर में सिर्फ यह खोटे सिक्के ही लिखे हैं तो इसमें आप लोगों भी क्या कर सकते हैं? मैं इनको ही रख लूंगा। चंदन अंदर से टूट चुका था। उसके भाइयों ने उसके साथ बहुत गलत किया। उसके बाद वह अपने हिस्से के सिक्कों को लेकर जैसे ही घर के अंदर जाने लगा, सोहन बोला, अरे अरे चंदन, तू पगला गया है क्या? अरे तूने ठीक से सुना नहीं? अब घर का बंटवारा हो चुका है और इस घर पर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है, हमारा। तुमको तो बंटवारे में छत मिली है, आज से तुम छत पर जाके रहो, क्योंकि तुम्हारा हिस्सा तो सिर्फ छत में है। घर के अंदर पैर भी नहीं रख सकते। अब से यह घर हम दोनों का हो चुका है, समझा? भैया, आप ही कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर मेरे से कोई गलती हो गई है तो छोटा समझकर मुझे माफ कर दो। मेरे साथ ऐसा मत करो भैया। मैं कहाँ जाऊंगा? मेरी तो पत्नी भी है, बीमार है, और एक लड़का भी है। मैं उनको लेकर कहाँ दर दर भटकता फिरूंगा? अब लोग घर में नहीं रहने देंगे तो हम कहाँ रहेंगे? क्या खाएंगे? आप ही बताइए। अरे चंदन, ये तो तुझे बंटवारा करने से पहले सोचना था ना। बाद में पछताने से क्या होगा? तेरा इस घर के अंदर कुछ नहीं है, सब ऊपर है। जो भी करना है ऊपर ही करना। उसके बाद चंदन को उसकी पत्नी और उसके बच्चे के साथ घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। इतना सब होने के बाद चंदन गांव के तालाब किनारे बनी एक खंडहर पुरानी छोटी सी झोपड़ी में रहने का सोचता है और अपनी पत्नी उर्मिला से कहता है, उर्मिला, अब तो हमें इसी में गुजारा करना पड़ेगा और दूसरी जगह भी नहीं है अपने पास, तो चलो अंदर चलते हैं। चंदन अपने परिवार के साथ झोपड़ी में चला जाता है और जमीन पर बैठा किस्मत को कोसता है। हे भगवान, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अपना घर है न घाट के, कैसा कटेगा जीवन? मैंने तो आज तक किसी का बुरा करना तो दूर, किसी के लिए बुरा सोचा भी नहीं। तभी उर्मिला बोली, अब रोते रहो, जी भर के रोते रहो। बुद्धि तो तुम्हारी घास चरने गई थी। हाँ, अरे मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हारे साथ ब्याह किया। बड़े भाई बोल बोल कर तुम कुछ ज्यादा ही उड़ने लगे थे। लो, देख लिया ना नतीजा, अब भुगतो। उर्मिला, किसे पता था वे लोग ही हमारे साथ ऐसा करेंगे? अरे वे दोनों मेरे बड़े भाई हैं। बड़े भाई, मैं उनसे सवाल जवाब करता तो वो मेरे पिता के सिखाए संस्कारों के खिलाफ हो जाता। अरे आपके बड़े भाइयों ने ही अपने छोटे भाई के लिए ही कुछ नहीं सोचा। तब मुझे यह समझ नहीं आता, तो आप क्यों संस्कारों को लेकर बैठे हैं? अरे उन लालचियों ने सब कुछ तो रख लिया, और जो दिया है वो भी खेत के नाम पर बिना काम आने वाली जमीन, और पेड़ के नाम पर दिया तो क्या, जड़, और तो और घर के नाम पर छत, और पैसे के नाम पर यह आदम जमाने के सिक्के। अरे ऐसे भाइयों के होने से तो अच्छा है आपका कोई होता ही नहीं। अब बस भी करो उर्मिला, बस भी करो। और कितने ताने मारोगी? हो गया सो हो गया, अब रहने भी दो इन बातों को।
ठीक है चलो, छोड़ दिया। लेकिन अब बताओ, आगे क्या? हम क्या करेंगे? क्या खाएंगे? अरे कुछ बोलो, सांप सूंघ गया क्या आपको? चंदन बोला, मैं क्या बोलूं उर्मिला, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, एक आखिरी उम्मीद बची है। उर्मिला बोली, अच्छा तो क्या है वो उम्मीद, जरा मैं भी तो सुनूं। चंदन बोला, अरे यही कि कल गांव की दुकानों पर जाकर देखता हूँ कुछ काम मिलता है कि नहीं। उर्मिला बोली, अरे आपको काम पे कौन रखेगा? हाँ, सब लोग तो आपके बड़े भाई के कहने पर चलते हैं, और ऐसी हालत में तो वैसे भी काम बिल्कुल नहीं मिलने वाला। नहीं उर्मिला, तुम देखती जाओ, काम जरूर मिलेगा। और वैसे भी अपने पास कुछ नहीं है खोने को, भला कोशिश करने में क्या जाता है। ठीक है, वैसे मुझे तो विश्वास है वहाँ कोई आपकी दाल नहीं करने वाली। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, ऐसे दरिया दिली से घर नहीं चलता। मुझे कल के दिन पैसे चाहिए, हर हालत में, चाहे कुछ भी करो। उनके पैर पड़ो, नाक रगड़ो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे हाथों में बस पैसे चाहिए, पैसे, वरना मैं तुमको छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। इतना सुनकर चंदन झोपड़ी के बाहर आकर बैठ जाता है। रात बहुत हो चुकी थी, लेकिन चंदन को नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। जैसे तैसे करके रात तो कट गई, और सुबह होते ही काम ढूंढते हुए बाजार चला जाता है। बाजार में एक दुकान पर जाकर चंदन बोला, राम राम भाई, वो वो मुझे काम की सख्त ज़रूरत है। मेरे पास ना तो कोई काम है और ना कोई पैसे। हमें घर से बेघर कर दिया गया है, ऊपर से खाने को भी दाना नहीं है हमारे पास। तो क्या आप मुझे काम पर रखेंगे? सेठ बोला, नहीं चंदन, मेरे पास तुम्हारे लायक कोई काम नहीं है। जाओ भाई जाओ यहाँ से। चंदन बोला, देख लो भाई, कोई छोटा मोटा या फिर आप जो कहेंगे वो सब करूँगा, और जितने भी पैसे आप देंगे मैं उतने में ही काम चला लूँगा, बिना कोई सवाल जवाब किए। सेठ बोला, तो सुबह सुबह क्यों दिमाग चाट रहा है? कल तो मेरे पैसे खो गए थे, और आज तू आ गया, वो भी सुबह सुबह। चल भाग, भाग यहाँ से, जाकर कहीं और काम मांग। बड़ा आया काम मांगने वाला। अब चंदन सेठ की दुकान से निराश होकर दूसरी दुकान की तरफ चल पड़ता है। उसके बाद चंदन गांव की अंतिम दुकान पर पहुंचता है। सेठ जी, राम राम। सेठ बोला, अरे चंदन, तू आज मेरी दुकान पर कहीं रास्ता भटक गया क्या? चंदन बोला, सेठ जी, आप बस ना मत कहना। दरअसल बात यह है कि मुझे काम की सख्त ज़रूरत है। बीवी बच्चे भूखे हैं, कल से एक दाना पेट में नहीं गया। वो सेठ बोला, मैं भिखारियों को काम पर नहीं रखता। चिंतन बोला, नहीं सेठ जी नहीं, आप ना मत कहिए। आप जितने पैसे देंगे और जो कहेंगे मैं वो सब करूँगा। मैं आपका गुलाम बनकर रह लूँगा। सेठ ने कहा, तू जा यहाँ से, मैं मर भी जाऊं पर तुझे काम पर कभी नहीं रखूंगा। यह सुनकर चंदन यहाँ से भी चला जाता है, और दुखी मन लेकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी वहां से गांव का गोपाल गुजर रहा था। उसने चंदन को देखा तो पूछने लगा, अरे चंदन, क्या हुआ? मेरे भाई उदास क्यों बैठा है? किस बात से इतना परेशान है? चंदन बोला, क्या बताऊं गोपाल भाई, मेरे साथ मेरे भाइयों ने बहुत बुरा किया। घर खेत सब ले लिया, सब ले लिया। और कुछ पैसे थे, उनमें से पुराने पुराने सिक्के मुझे दे दिए, और जो अब इस ज़माने में किसी काम के नहीं हैं। फिर मैंने सेठ साहूकारों और गांव की दुकानों पर काम के लिए पूछा, लेकिन पता नहीं क्यों कोई भी मुझे रखने को तैयार ही नहीं। गोपाल बोला, तू हौसला रख, हिम्मत मत हार। अरे हाँ, तेरे साथ इतना सब हो गया, लेकिन तू मुखिया जी के पास गया कि नहीं अभी तक? चंदन बोला, मुखिया जी? अरे मुखिया जी मेरा क्या मदद करेंगे, वो भी तो इसी गांव का है। गोपाल बोला, मुझे विश्वास है मुखिया जी तेरी मदद जरूर करेंगे। एक बार जाके तो देख, वैसे भी तेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। इतना बोलकर गोपाल वहां से चला जाता है। चंदन खुद से बोला, हाँ, शायद गोपाल सही कह रहा था। एक बार मुखिया जी से जाकर मिलना तो चाहिए। हम्म, एक काम कर सकता हूँ, क्यों ना मुखिया जी के पास इन पुराने सिक्कों को लेकर जाऊं, और इनके बदले मुखिया जी से कुछ नए सिक्के ले लूं। हाँ,
यही सही रहेगा। चंदन बड़ी उम्मीदों से सिक्कों को लेकर मुखिया के पास चला जाता है। प्रणाम मुखिया जी। मुखिया बोला, हाँ कहो कहो चंदन, कैसे आना हुआ? चंदन बोला, क्या बताऊं मुखिया जी, आपको मेरे हालत के बारे में तो सब पता ही है। मुखिया ने कहा, हाँ वो सब तो मुझे मालूम है। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। अब तुम क्या चाहते हो मुझसे, वो कहो। मुखिया जी, दरअसल बात यह है कि मेरे पास पुराने ज़माने के 4 सिक्के हैं। क्या आप इन सिक्कों के बदले मुझे नए सिक्के दे सकते हैं? अरे चंदन, यह सिक्के, अरे यह सिक्के तो बेकार हो चुके हैं। अब यह चलन में नहीं है और इन सिक्कों के बदले तुम्हें कोई पैसे नहीं देगा। सच में चंदन, तुम बहुत भोले हो। चंदन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं तो बर्बाद हो गया। सब कुछ लुट गया मेरा। कहाँ जाऊं? कौन मेरी मदद करेगा? कुछ तो रास्ता दिखा। मुखिया बोला, अरे रे, देखो चंदन, अब पछताने से क्या होगा? मैंने तुम्हें पहले ही बोला था मुझे साथ लेकर चल, लेकिन नहीं, तेरे तो भाइयों का भूत सवार था। लेकिन उसके बाद जब तुम तीनों भाइयों के बंटवारे की बात सुनी तो सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। हे ऊपर वाले, ऐसे भाई तो दुश्मनों को भी ना मिले। चंदन बोला, मुखिया जी, अभी क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है मेरी तकदीर में भूखे मरना ही लिखा है। मुखिया ने कहा, रो मत चंदन, रो मत। पता नहीं क्यों तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता। वैसे तो मैं किसी के ऊपर दया नहीं करता, फिर भी तुम्हारा दुख देखकर मेरा कठोर दिल भी आज पिघल गया। हम तो एक काम करते हैं, चलो चंदन, कल से तुम और तुम्हारी पत्नी मेरे खेतों में काम करो। मैं जितनी मजदूरी दूसरे मजदूरों को देता हूँ, तुम लोगों को उससे कुछ ज्यादा मजदूरी दूंगा। वैसे भी अभी तुम्हारे पास कोई काम भी नहीं है। चंदन ने कहा, हाँ हाँ मुखिया जी, कल से मैं आपके खेतों में काम करने जरूर आऊँगा और मेरी पत्नी को भी साथ लेकर आऊँगा। मुखिया बोला, तब ठीक है चंदन, कल सुबह खेत में मिलते हैं और यह सिक्के अपने पास ही रखो। इससे तुम्हें अपने पूरे जीवन अपनी 4 रुपए वाली तकदीर की निशानी याद तो रहेगी, कैसे तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ धोखा किया। चंदन बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद खुश होकर चंदन वहां से चला जाता है। उसे बस एक बात की चिंता खाए जा रही थी, अगर पैसे लेकर नहीं आए तो उसकी पत्नी उसे छोड़ देगी। उधर चंदन की पत्नी रास्ता देख रही थी, कब आएगा और कब वह लोग खाना खाएं। सोचते ही सोचते चंदन अपनी पत्नी के सामने पहुंच जाता है। उसके बाद अपनी पत्नी को सारी बातें बताने लगता है। गांव में कोई भी दुकान वाला काम पर रखने को तैयार नहीं था और ना ही कर्ज देने को तैयार थे। लेकिन मुखिया जी ने कल से हमें अपने खेतों में काम करने को रखा है। उर्मिला बोली, अब यही दिन देखना बाकी रह गया है कि पेट भरने के लिए भी अब हमें दूसरे के खेतों में काम करना पड़ेगा। हाय हाय रे मेरी फूटी किस्मत। चंदन बोला, देखो उर्मिला, तुम अपनी हदें पार कर रही हो। कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है? अरे पत्नी वो होती है जो हर कदम पर अपने पति का साथ दे, चाहे हो वह सुख हो या दुख हो। अपने मरने के दिन आ रहे हैं और तुम्हें अपनी पड़ी है। अरे हमें काम मिला है, कल से हम दोनों को काम पर जाना होगा, वरना भूखे मरते रहो। इस तरह चंदन उर्मिला को मुखिया के खेत में काम करने को मना लेता है। अब दिन गुजरता गया। चंदन और उर्मिला अब मुखिया के खेतों में काम करने लगे, जो उनकी रोजी रोटी का एकमात्र जरिया था। सबके खेतों में फसल लहराने लगी। इधर महेश और सोहन अपने खेत को देखकर खुश हो रहे थे। सोहन बोला, अरे वाह भैया, इस साल तो हमारी फसल बहुत अच्छी दिख रही है। आखिर आपकी मेहनत रंग ले आई। महेश बोला, हाँ छोटे, इस साल तो फसल बहुत अच्छी तैयार हुई है। अब तो आमदनी भी अच्छी खासी ही मिलेगी। हाँ भैया, अब आमदनी सिर्फ 2 हिस्सों में ही बटेगी। पहले उस चंदन के चक्कर में इसे भी 3 हिस्सों में बांटना पड़ता था। हाँ, कम से कम चंदन का हिस्सा तो अपना हुआ। अब कुछ दिन में फसल तैयार होने वाली है। चल चल छोटे, अब घर चलते हैं, कल सुबह फिर आएंगे।
चंदन और उर्मिला दोनों मुखिया के खेतों पर काम कर रहे थे। चंदन बोलने लगा, अरे उर्मिला, देखो शाम ढलने लगी है, चलो घर चलने का वक्त हो गया है। अब दोनों पति पत्नी मुखिया के खेत से जा ही रहे थे, तभी अचानक मुखिया आकर उनको रोक लेता है। चंदन चौंक कर बोला, क्या हुआ मुखिया जी, आपने हमें क्यों रोका है? सब ठीक तो है ना? मुखिया बोला, हाँ चंदन, सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। चंदन पूछा, तो क्या हमसे कोई गलती हो गई? मुखिया बोला, अरे नहीं बेटे, वो तो मुझे तुझसे एक काम था। काम? कैसा काम मुखिया जी? हाँ हाँ बताता हूँ। अरे रुमिला बेटी, आज तुम्हें अकेले घर जाना होगा, मुझे चंदन से अकेले में ज़रूरी बात करनी है। उर्मिला बोली, ठीक है मुखिया जी। इतना बोलकर उर्मिला वहां से चली जाती है। मुखिया ने चंदन से कहा, चंदन अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसा जैसा मैं बोलूं अगर वैसा तुमने कर दिया ना तो तेरे भाइयों की अक्ल ठिकाने आ जाएगी। चंदन बोला, क्या सच में मुखिया जी, ऐसा हो सकता है? मुखिया बोला, हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं हो सकता। अब ध्यान से मेरी बात सुन, तुझे क्या करना है। अब मुखिया जी चंदन को बताते हैं उसे क्या करना है। चंदन बोला, लेकिन मुखिया जी, ऐसा करना मुझे ठीक नहीं लग रहा, आखिर वो जैसे भी हो है तो मेरे भाई ही। मुखिया बोला, अरे चंदन, तू बड़ा भोला है रे, तेरी यही बातें तो दिल छू जाती है। अरे ऐसा करने से वो लोग तेरी तरह बेघर और भूखे नहीं मरने वाले। मैंने जैसा बोला है तू वही कर और बस देखता जा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है मुखिया जी, जैसा आप कहें। मुखिया जी से बात करने के कुछ देर बाद वो अपने घर पहुंच जाता है। कुछ देर में खाना खा के सब सो जाते हैं, लेकिन चंदन की आंखों से नींद बहुत दूर थी। जैसे ही आधी रात हुई, चंदन अपना फावड़ा लेकर घर से निकलने लगता है। तभी उर्मिला चंदन का रास्ता रोक लेती है। अरे, कहाँ जा रहे हो इतनी रात को फावड़ा लेकर? चंदन बोला, हाँ वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो अपने खेत में एक काम करने जा रहा था जो मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था। उर्मिला बोली, क्या जरूरी काम, वो भी इस वक्त इतनी रात को? कहीं मुखिया जी ने तो नहीं बुलाया आपको? आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं ना? चंदन अपनी पत्नी को कोई जवाब नहीं देता, बल्कि उसे लेकर अपने उस खेत वाली मेड़ पर पहुंच जाता है जो उन्हें बंटवारे में मिली थी। अरे, यह तो अपना मेड़ है, पर इतनी रात को तुम यहाँ क्या करने आए हो? चंदन बोला, उर्मिला, यह फसल देख रही हो? हाँ, इसमें क्या है? यही कि मेरे बड़े भाइयों की फसल और उनका खेत है, और हम जहाँ हैं वो है अपनी मेड़। उर्मिला बोली, यह सब तो मुझे पहले से पता है, पर आप मुझे यह सब क्यों बता रहे हो? चंदन बोला, अरे मंद बुद्धि, आज मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं इस मेड़ को तोड़ने आया हूँ, तोड़ने। हाँ, ये क्या कह रहे हैं आप? आपका दिमाग तो सही है ना? अरे ऐसा करने से आपके भाइयों की पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। मेड़ तोड़ देंगे तो वो लोग खेती कैसे करेंगे, फिर खाएंगे क्या? अरे उर्मिला, यह समस्या तो उनकी है, हमारी नहीं। हम अपनी मेड़ रखें या तोड़े, हमारी मर्जी। वाह जी वाह, मुझे तो पता ही नहीं लगा आप कब से इतने होशियार हो गए। उर्मिला, इसमें होशियार वाली क्या बात है, मुझे अब सब समझ में आ चुका है। इस तरह उर्मिला और चंदन ने खेत के मेड़ को तोड़ दिया, जिससे खेतों में पानी बह गया और सारी फसल बर्बाद हो जाती है। उसके बाद अगली सुबह जब दोनों भाई खेत पहुंचते हैं, तब फसल देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, यह क्या हो गया? हाय, हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। गांव में सबसे अच्छी फसल खड़ी थी, सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। सोचा था इस साल अपने लिए सोने की चैन लूंगा, और सपना सपना ही रह गया। भैया, हम तो बर्बाद हो गए, लुट गए। पूरे गांव की सबसे अच्छी फसल अपनी ही थी इस बार। अब पता नहीं इसे किसकी बुरी नजर लगी है। अरे भैया, वो देखो, वो देखो, खेत की मेड़ को किसी ने तोड़ दिया है। वो देखो, मेड़ ही नहीं रहेगी तो खेत में फसल कहाँ से बचेगी? हे ऊपर वाले, ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू हमारी? महेश बोलने लगा, सोहन, मेड़ तोड़ी तो तोड़ी किसने? इसके पीछे चंदन का हाथ तो नहीं, पता कर। हाँ भैया, जरूर,
चंदन ने ही होशियारी की होगी। इसके पीछे जो भी हो, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। महेश और सोहन फसल खराब होने के बाद अपने घर आ जाते हैं और सारी बात अपनी अपनी पत्नियों को बताते हैं। उनकी पत्नियों ने कहा, अपने पास सेब का पेड़ भी तो है, उसके फलों को बेच कर भी तो अच्छी आमदनी हो जाएगी। महेश बोला, पर अभी सेबों को पकने में कम से कम 1 महीना और लगेगा। हाँ, जब सेब पक जाएंगे तब उनको बाजार में ले जाकर बेच देंगे और अच्छे पैसे कमा लेंगे। क्यों भैया? हाँ सोहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब तो यही रास्ता बचा है, वरना हमारे भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। इधर उर्मिला खुशी से बोली, अजी आपने तो गजब कर दिया मेड़ तोड़कर। जैसी करनी वैसी भरनी, यह उन्हीं के कुकर्मों का फल है। चंदन बोला, अरे हाँ उर्मिला, फल से याद आया, आज रात मुझे एक और गजब का काम करना है। क्या? एक और काम? अब क्या कह रहे हैं आप? कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। अगर पकड़े गए तो सीधे राजा के पास ले जाएंगे वो हम लोगों को। अरे तुम देखती जाओ, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मुझ पर विश्वास रखो। अब जैसे ही रात होती है, चंदन कुल्हाड़ी लेकर अपनी पत्नी के साथ सेब के पेड़ के पास पहुंच जाता है। उर्मिला बोली, अजी क्या यह वही सेब का पेड़ है? चंदन बोला, हाँ उर्मिला, यही तो बंटवारे वाला सेब का पेड़ है। एक डाल पर महेश भैया और एक डाल पर सोहन भैया का अधिकार है। उर्मिला बोली, तो फिर हमारा हिस्सा कौन सा है? चंदन बोला, अरे उर्मिला, मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया था कि हमारे हिस्से में सिर्फ जड़ाई है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अच्छा, तो यह बात है। इस पेड़ की जड़ पर हमारा हक है, इसलिए जड़ को हम काटें या रखें हमारी मर्जी। क्यों, सही कहा ना मैंने? चंदन बोला, हाँ उर्मिला, बिल्कुल सही समझे हो तुम। इसके बाद चंदन कुल्हाड़ी लेकर पेड़ की जड़ को काट देता है। सेब का पेड़ जमीन पर गिर जाता है, जिसके कारण तेज आवाज होने से महेश और सोहन जल्दी से दौड़कर खेत पर पेड़ के पास आ जाते हैं। तब चंदन और उसकी पत्नी को दोनों भाई रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। महेश बोला, अच्छा, तो इन सब के पीछे तू है चंदन? तू हमारे साथ ऐसा कर रहा है अपने भाइयों के साथ? अब तेरी खैर नहीं, तुझे तो इसकी सजा जरूर मिलेगी। सोहन बोला, हाँ भैया, क्यों ना इन दोनों को हम राजा के पास ले चले, क्या कहते हो? महेश बोला, हाँ बिल्कुल ठीक कहा सोहन तुमने, वहां इनको कोड़े की सजा दिलवाएंगे तो इनकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। हाँ, हमसे पंगा लेना बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। उर्मिला घबरा कर चंदन से बोली, अजी ये तो हमें राजा के पास लेकर जाने वाले हैं, अब हम तो गए, हमारा कुछ नहीं हो सकता। चंदन के पास उर्मिला की बात का कोई जवाब नहीं था। दोनों को रात भर कहीं नहीं जाने देते, फिर सुबह होते ही राजा के दरबार में पेश कर देते हैं। उसके बाद राजा को बताते हैं कैसे चंदन और उसकी पत्नी ने मिलकर अपराध किया है। सारी कहानी राजा को सुना देते हैं। राजा बोला, ओहो, तो यह बात है। देखो, मैंने तुम दोनों की बात सुनी है और तुम्हारा इल्जाम यह है कि तुम्हारा अपना छोटा भाई तुम्हारी फसल को बर्बाद कर दिया, वह भी खेत की मेड़ तोड़कर, और जो फल का पेड़ था उसको भी जड़ से काट दिया। हाँ तो चंदन, क्या यह सच है? और सच है तो तुमने ऐसा क्यों किया? चंदन बोला, हाँ महाराज, यह सच है, लेकिन मैंने जो किया है वह गलत नहीं है। इन लोगों ने आपको आधी अधूरी बात ही बताई है। राजा बोला, आधी अधूरी बात क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। चंदन बोला, महाराज, बात यह है कि खेतों का बंटवारा करते हुए मेरे दोनों भाइयों ने खेत अपने अपने हिस्से में कर लिया। आधा महेश भाई का और आधा सोहन भाई का, और मुझे दिया सिर्फ मेड़। अब मैं अपनी मेड़ तोड़ूं या रखूं, मेरी मर्जी। इसमें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए ना महाराज? अच्छा चलो मान लिया, लेकिन वो सेब का पेड़ तो उनके खेत में है जो तुमने काटा है, उसका क्या? उसकी तो सजा तुम्हें मिलनी चाहिए ना? हाँ महाराज, अगर आपको लगे मैंने गलती की है तो मुझे बेझिझक सजा दे सकते हैं, लेकिन उस पेड़ की सच्चाई भी आपको जाननी होगी। क्या? इस पेड़ के पीछे भी कहानी है? हाँ बताओ बताओ, क्या सच्चाई है इसके पीछे?
महाराज, पेड़ की बात यह है कि जब बंटवारा हुआ था तब मेरे दोनों भाइयों ने सेब से लदा हुआ ऊपर का पेड़ अपने हिस्से ले लिया और मुझे पेड़ के नाम पर सिर्फ उसकी जड़ दी गई। अब महाराज, जड़ मेरा है, मैं काटूं या रखूं, इसमें भी तो मेरी मर्जी ही होगी महाराज, और इसमें भी किसी को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है महाराज। अब जड़ मेरी थी और मुझे चाहिए थी तो मैंने उसे काट लिया। अब आप ही बताइए, मैंने कोई गलती की है? राजा बोला, चंदन, तुम्हारा कहना भी सही है। तुमने तो ईंट का जवाब पत्थर से देकर खूब बदला लिया है। भाई, वाह भाई, वाह चंदन, मान गए तुमको। तुम भोले दिखते जरूर हो लेकिन हो नहीं। महेश बोला, यह क्या महाराज, आप तो भला इसी की तारीफ करने लगे। हमें न्याय दीजिए महाराज, हमें न्याय दीजिए। राजा ने कहा, मूर्खो, तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। अरे, अपने छोटे भाई के साथ ऐसा अन्याय कौन करता है? शक्ल तो देखो इनकी। न्याय चाहिए इन्हें, न्याय। इससे पहले कि मुझे गुस्सा आए और मैं तुम दोनों को मरवाऊं, निकल जाओ मेरी नजरों से, सामने से निकल जाओ। महाराज ने इतना बोला ही था कि महेश और सोहन दुम दबाकर वहां से निकल जाते हैं। महेश गुस्से से बोलने लगा, उस भिखारी चंदन की इतनी हिम्मत, उसने सरेआम हमें बेइज्जत करवाया। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। सबक तो उसे सिखाना ही पड़ेगा, वरना उसके पंख निकल आएंगी। हाँ भैया, लेकिन सबक उसको सिखाओगे कैसे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो सब मेरे पर छोड़ दे। चंदन और उसकी पत्नी रोज मुखिया के खेत में काम करने जाते हैं। उन्हें क्या पता उनका बेटा दिन भर क्या करता है, कहाँ जाता है। अब आएगा मजा। इसका क्या मतलब है भैया? मैं कुछ समझा नहीं। अरे सोहन, किसी को बर्बाद करना है तो उसकी औलाद को गलत काम सिखा दो, बस। फिर देखो, रोज रोज तमाशे। वाह भैया वाह, आप भी कम नहीं हो। इधर चंदन और उसकी पत्नी रोज की तरह मुखिया के खेतों पर काम करने जाते हैं और दोपहर को महेश मौका देखकर चंदन के बेटे के पास चला जाता है। तब महेश चंदन के बेटे को पैसे का लालच देकर गलत काम करने को बोलता है। लेकिन था तो वह चंदन का बेटा, गलत काम कैसे करता। उसके बाद जब रात हुई तो चंदन और उर्मिला घर आते हैं। तब चंदन के बेटे ने अपने माता पिता को सारी बात बता देता है। यह सुनकर चंदन को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद चंदन सीधा उनके घर पहुंच जाता है। महेश चंदन को देखकर बोला, अरे अब यहाँ क्या लेने आया है? हमारी फसल बर्बाद करके तुझे अभी भी चैन नहीं मिला? चंदन गुस्से से बोला, पहले मुझे बेघर कर दिया और अब मेरे बेटे को बुरी संकट में डालना चाहते हो? महेश भाई, आज आपने मेरे बेटे को जो कहा वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अब इसका हर्जाना तो आपको चुकाना पड़ेगा। मैं यहाँ अपना हिस्सा लेने आया हूँ। महेश बोला, हिस्सा? कैसा हिस्सा? अब तेरा यहाँ कुछ नहीं है। सच बताओ, तुम यहाँ क्या करने आए हो? चंदन बोला, ऐसे कैसे नहीं है हिस्सा? मैं यहाँ अपनी छत लेने आया हूँ जो आपने अपने कमरों के ऊपर लगा रखी है। क्यों? वही दी था ना मुझे बंटवारे में। महेश बोला, अब ये कौन सा तेरा नया नाटक है? अगर तू यह छत ले जाएगा तो हमारे कमरे में किस काम के रहेंगे? सोहन बोला, हाँ चंदन, तू यह छत नहीं तोड़ सकता। अगर छत को हाथ भी लगाया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। चंदन किसी की भी परवाह किए बगैर घर के ऊपर चढ़ जाता है और छत तोड़ने लग जाता है। छत टूटने के बाद दोनों भाई वापस राजा के पास शिकायत करने पहुंच जाते हैं। राजा उन्हें देखते ही बोले, अरे तुम दोनों वापस आ गए। कहो, अब क्या हुआ? महेश बोला, महाराज, वो चंदन ने हमारा घर तोड़ दिया। अब हम कहाँ जाए महाराज? पिछली बार आपने उसे सजा नहीं दी तो उसके पंख निकल आए। अब देखो उसने क्या कर दिया। हाँ महाराज, उसने हमारे घर की सारी छत को तोड़ दिया और कहता है राजा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो तो मेरे पैर की जूती है। राजा बोला, उस चंदन की इतनी हिम्मत? सैनिकों, जाओ और उस चंदन को तुरंत राज दरबार में पेश करो। कुछ देर बाद सैनिकों ने चंदन को पकड़कर राज दरबार में ले आते हैं। राजा बोला, चंदन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुमने इनका घर ही तोड़ दिया। तुम्हें क्या अपने राजा का डर नहीं है?
चंदन बोला, नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। बंटवारे में मेरे दोनों भाइयों ने घर के कमरे खुद ले लिए और मुझे केवल कमरों के ऊपर की छत दी। अब मैं अपने हिस्से को तोड़ूं या रखूं, यह तो मेरा हक है ना महाराज। इसमें मेरी क्या गलती? अगर यह चालाकी नहीं करते तो इन्हें आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। राजा ने कहा, अरे महेश, तुमने घर के बंटवारे में चंदन को सिर्फ छत दी, क्या यह सच है? महेश बोला, हाँ महाराज, यह सच है। हमने चंदन को बंटवारे में घर की छत दी थी। सारे कमरे हमने रखे। राजा बोला, अरे यह कैसा बंटवारा हुआ? फिर चंदन ने जो किया सही किया, इसका कोई दोष नहीं है। महेश बोला, महाराज यह गलत है महाराज, बिना छत हम कैसे रहेंगे? राजा बोला, महेश, तुम अपने आप को बड़ा चालाक समझते हो ना? यह बात तुम्हें पहले ही सोचनी चाहिए थी। अब इसका फल तुम्हें ही भुगतना होगा। नहीं नहीं महाराज, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हम कहाँ जाएंगे? राजा बोला, सुनो, तुम दोनों ने मेरा और इस राज दरबार का समय खराब किया है और अपने छोटे भाई के साथ बड़ा अन्याय किया है, इसलिए तुम दोनों को इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। महेश गिड़गिड़ाने लगा, हमें माफ कर दीजिए महाराज, हम लालच में अंधे हो गए थे। आज के बाद हम दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। राजा ने कहा, माफी नहीं, गलती की सजा मिलती है। मंत्री जी, मैं यह आदेश देता हूँ कि इनके घर और खेत का बराबर बराबर हिस्सों में बंटवारा होना चाहिए। इसके अलावा चंदन ने हमारे होते हुए इतना दुख झेला है और कड़ी मेहनत से जिंदगी गुजारी है। उसके लिए चंदन को 10 बीघा जमीन और 50,000 उपहार में दिए जाते हैं। इस तरह अब चंदन के दुख के दिन गए और सुख के दिन आ गए। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।